अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारे पास है डिफरेंट पार्टिकल्स की हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते ही क्यों हैं। देखिए, स्टैटिकल मैकेनिक्स में हम बहुत सारे पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और अगर हम यही नहीं बता सकते कि पार्टिकल एक दूसरे से पहचाने जा सकते हैं या नहीं, तो हम उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका एनर्जी, उनका बिहेवियर कुछ भी सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास दो बॉल्स हैं, उनमें से एक रेड है और एक ब्लू। दोनों की शेप, साइज़ जो है वो एक जैसा है और सिर्फ उनमें क्या है, कलर्स का डिफरेंस है। और जैसे मैंने आपको बॉल देती हूँ, रेड में आपको पकड़ाती हूँ आपके राइट हैंड में और ब्लू में आपके देती हूँ लेफ्ट हैंड में, और थोड़ी देर बाद मैं आपसे वो बॉल ले लेती हूँ और उनको मैं वो शेक करती हूँ और फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी बॉल आपके राइट हैंड में थी। तो आप मुझे ईजिली बता सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास जो रेड बॉल थी वो हमारे राइट हैंड में थी और जो लेफ्ट हैंड में हमारे ब्लू बॉल थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो है दो बॉल्स हैं, उनका साइज़ भी सेम है, उनकी शेप भी सेम है और उनका कलर भी सेम है, और रेड कलर में मैं आपको पकड़ाती हूँ, आपके एक में रेड में हैंड में और एक लेफ्ट में, राइट हैंड में एक और एक लेफ्ट हैंड में, और फिर मैं उन दोनों बॉल्स को लेके शेक करती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि आपके इनमें से कौन सी बॉल आपके राइट हैंड में थी। तो आपके लिए यह बताना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों का साइज़, कलर, शेप, ईच एंड एवरीथिंग क्या थी, सेम थी। तो यहाँ आपके लिए इम्पॉसिबल होगा कि आप उन्हें बता सकते। तो ये हमारे पास कौन सी थी, इनडिस्टिंग्विशेबल थी। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल कौन सी थी और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विशेबल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जिनको हम इंडिविजुअली पहचान सकते हैं, यानी हर पार्टिकल्स की कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई निशानी, कोई प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसे अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हर पार्टिकल्स होता है ना, वो उसको लेबल किया जा सकता है। जैसे पार्टिकल्स ए, अगर मैं एटम की बात करूँ, मैं कहूँगी ये मेरे पास एटम ए है और ये मेरे पास एटम बी है, और मैं इनको इजीली बता सकती हूँ कि मेरे पास इनमें से कौन सा एटम ए है और कौन सा एटम बी है, क्योंकि मैंने उनको नाम दे दिया, लेबल कर लिया। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इनमें से ये मेरे पास डिफरेंट पड़े हुए हैं, एटम पड़े हुए हैं, लाइक अगर ये मेरे पास डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनमें से जो इनका कलर है, अगर हम देखें कि ये सेम कलर्स के हैं। अब मैं मेरे से कहूँ कि मुझे इसमें से ना एटम मैंने लेबल कर दिया, ये मेरे पास एटम ए है, ये मेरे पास एटम बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब मैं कहती हूँ मुझे इसमें से एटम ई जो है ना वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले एटम्स को निकाल लूँगी। लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको लेबल करके इंडिविजुअली ट्रैक कर सकते हैं। अब क्या है कि जो हमारे पास ये एटम्स हैं, इनको इनकी जो स्टेट होती है हर पार्टिकल भी स्पेसिफाइड सेपरेटली, हम इनको स्पेसिफाई कर हर पार्टिकल्स को डिफरेंट स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड इंटरचेंजिंग टू पार्टिकल्स कैन चेंज द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने बात की कि आपको मैंने दो बॉल्स दी, एक हमारे पास क्या थी, रेड थी, और एक हमारे पास क्या थी, ब्लू थी। अब मैं तीसरी बॉल आपको जो पकड़ाती हूँ येलो कलर की, तो क्या होगा कि आपके पास तीनों बॉल होंगी, तो क्या होगी, उसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। पहले आपके पास दो थी, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले हमारे पास रेड और ब्लू बॉल थी, अब इसमें किसका इजाफा हुआ, येलो बॉल का। तो हम क्या हुआ कि इसकी जो आप ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन थी सिस्टम की वो भी चेंज होगी। In classical physics, the particles are always assumed to distinguishable. Therefore, distinguishable particles are often referred to as a classical particle. क्योंकि जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को हमेशा डिस्टिंग्विशेबल मानते हैं। इसलिए क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। वो कैसे, हम वो उसको नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स ही होते हैं। अब हम इन पार्टिकल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बात होगी कि
हमने पहले बार बता दिया कि हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते कैसे हैं। अब कहते हैं हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमने कलर, डिफरेंट कलर की बात की, इधर हमने लिया कि हमने 2 डिफरेंट कलर की रेड और ब्लू कलर की बॉल थी, उनका मास डिफरेंट होगा, उनका साइज़ डिफरेंट होगा और उनकी शेप हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेम भी कर रही हैं तो उनमें से एक ना एक प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज। सारी भी चेंज हो सकती है लेकिन एक या 2 प्रॉपर्टीज़ का चेंज होना मस्ट होता है। फिर क्या है कि हम उनको लेबल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, और हम अगर हम कहेंगे हम इससे पार्टिकल 4 चाहिए तो हमें उसको इजीली उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि इनकी जो पोजीशन होती है, एनर्जी लेवल है, वो भी हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं सेपरेटली, क्योंकि हमने इनको स्पेसिफाई किया होता है। स्वैपिंग 2 पार्टिकल्स लीड टू डिफरेंट माइक्रोस्टेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे हमने बात की, अगर मैंने आपके राइट हैंड में रेड बॉल पकड़ाई है और लेफ्ट हैंड में ब्लू बॉल पकड़ाई है, अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड में क्या कर दूं, रेड बॉल कर दूं और राइट हैंड में ब्लू बॉल कर दूं, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो माइक्रो स्टेट्स होगी वो भी चेंज हो जाएंगी। जो रेड बॉल के साथ पहले राइट हैंड था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, रेड बॉल के साथ लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अगर अब वो कहते हैं कि इफ स्वैपिंग डज नॉट चेंज द सिस्टम देन दे आर नॉट क्यों। जैसे सेकंड हमने एग्जांपल ली कि तीन जो दोनों बॉल्स थी वो क्या थी, रेड कलर की। अब अगर उनमें से कोई भी बॉल मैं राइट में पकड़ लूँ या लेफ्ट में पकड़ लूँ, तो इससे क्या होगा कि उसके सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगी, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी। लेकिन जो इधर होता है, ये हमारे पास इधर डिस्टिंग्विशेबल में स्वैपिंग जो है वो मैटर करती है, सो दे आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इनकी एग्जांपल कैसे हैं। लाइक जैसे कलर्ड बॉल्स की बात की हमने कि हमारे पास एक बैग, उसमें कलर्ड बॉल है, तो हम हर बॉल को अगर हम काउंट करना चाहें तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि ये जो बाहर पड़ी बॉल, इसमें से ब्लू कितनी है, ग्रीन कितनी है, येलो कितनी है, या हमारे पास रेड कितनी है। इसी तरह अगर मैं एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये हमारे पास एक एटम है। अब हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसमें से हमारे पास प्रोटॉन कौन सा है, इसमें से न्यूट्रॉन कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या है, एटम्स को लेबल किया गया है। या उसके बाद मॉलिक्यूल है, ये वाटर का अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होता है, वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या है, H2O होता है ना हमारे पास वाटर का। 2 उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन का, और एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। तो अब ये जो किया हुआ है कि हमारे पास तो ब्लू कलर के हैं, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। या हम कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट सीरियल्स नंबर लगे होते हैं, या मोबाइल फ़ोन में IMEI जो नंबर्स होते हैं वो सब के डिफरेंट होते हैं। तो उससे क्या है कि हम उसको डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। अब हम अगर देखें कि हमारे पास इसके जो पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, क्या वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जैसे कि बात की कि हमारे पास जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ना हम बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। बोल्ट्जमैन के मुताबिक क्या कहता है, वो किसी की भी पार्टिकल्स की एनर्जी लेवल पर होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमें पता चलती है, जो कि हमारे पास ये फार्मूला है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E⁻⁻E E/KT। ये क्या बताता है कि यानी अगर एनर्जी ज़्यादा होगी, हमारे पास E की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास जो है वो E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ये इनका रिलेशन क्या इन्वर्स है। ये इस तरह है ना, E की पावर में नेगेटिव है तो वो क्या आ जाएगा, अगर हम पॉजिटिव तो वो 1/E हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे जो E/KT इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी के इन्वर्सली में है, ठीक है। तो इससे क्या आता है कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। हायर एनर्जी का क्या मतलब है, लोअर प्रोबेबिलिटी, और लोअर प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, हायर। जैसे जैसे हम बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे हायर स्टेट्स मोर इजीली। दिस इज़ द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का था ये। तो ये हमारे पास था कि हम ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम बात करें 2 पार्टिकल सिस्टम की। लाइक अगर हम कहें कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल P1 और P2,
तो इनको हम क्या करते हैं, इजीली जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा पार्टिकल हमारे पास P1 पोजीशन पे है और कौन सा पार्टिकल P2 पोजीशन पे है। और अगर दो पार्टिकल डिस्टिंग्विश हैं तो हम उनकी क्या है कि उनका वेव फंक्शन भी बता सकते हैं। उनके वेव फंक्शन को सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अगर हमने टोटल उनका वेव फंक्शन निकाला है तो psi1 P1 पार्टिकल का जो पोजीशन x1 पे है और दूसरा पार्टिकल x2 पे है, तो उनके जो अगर टोटल हमने वेव फंक्शन निकाला तो हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 है ना वो अलग अलग हैं, उन्हें स्वैप करने से स्टेट बदल जाती है। अगर हम पार्टिकल 2 की पोजीशन को इधर ले आए और पार्टिकल 1 को पीछे ले जाएं तो हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो इसी के वो डू नॉट नीड टू सिमेट्राइज। अच्छा, अब ये बोसॉन्स और फर्मियोन्स की बात करें कि हमारे पास जो है ना वो क्या आता है, वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास बोसॉन्स और फर्मियोन्स क्या आते हैं। सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की बात करें तो हमारे पास जो बोसॉन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि उनमें, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि उनकी जो एनर्जी, वो क्या कहते हैं कि ये जो बोसॉन्स होते हैं पॉली-एक्सिलियम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। पॉली-एक्सिलियम प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो सेम स्पिन वाले एटम है वो एक ही स्टेट में नहीं आ सकते, जबकि फर्मियोन जो है ना वो पॉली-एक्सिलियम प्रिंसिपल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कौन से हो सकते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं कि हम इजीली जो है ना वो कैटेगराइज नहीं कर सकते, या इजीली हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू एवरी पार्टिकल। A set of particles का इंडिसेज व्हेन द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, मतलब वो दिखने में एक जैसे सेम होता है। जैसे हमने बात की शुरू में कि दो रेड बॉल थी जिनको हमने बाद में शेक किया तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी हमारे राइट हैंड में और कौन सी हमारे पास लेफ्ट हैंड में है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो एकदम आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम होती है। इनका सेम मास होता है, सेम इनकी जो है वो चार्ज होता है, सेम एनर्जी लेवल्स, हर चीज़ क्या होती है, सेम। तो जब इनका सब कुछ सेम होगा तो हम इनको क्या है, लेबल भी नहीं कर सकते और इंडिविजुअली ट्रैक भी नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेम कलर्स के क्या हैं, स्टार्स हैं, ठीक है। अब अगर इनको मैं क्या करती हूँ कि इनको मैं ये वाले स्टार्स को उठा के मैं इधर ले आती हूँ और ये वाले को उठा के मैं उधर ले आ रही हूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इनका साइज़ भी सेम है, इनकी शेप भी सेम है, इनका कलर भी सेम है। तो इससे क्या है कि कोई भी स्टेट में, फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या कहते हैं, इनको स्वैप करने से टू पार्टिकल डज नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड अब इनका क्या होता है, दूसरा ये कहते हैं इनके जो वेव फंक्शन होते हैं ना वो भी ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर साइनोसाइडल वेव्स की बात करें तो वो वेव फंक्शन क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो हम बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो ए है, क्योंकि हम इनको लेबल ही नहीं कर सकते, तो हम इसलिए इनको बता भी नहीं सकते। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली इनको हम क्लासिकल नहीं कह सकते क्योंकि हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, जो सबसे पहले कि हमने बात की कि ये जो है इनका सेम मास होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम मास होता है, इनका चार्ज भी सेम, स्पिन एनर्जी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग क्या होती है वो सेम होती है। तो जब सब कुछ सेम हो तो हम उनमें से बता नहीं सकते कि कौन सा इसमें से पार्टिकल्स ए है, कौन सा पार्टिकल बी है या ETC। इनकी जो पोजीशन एनर्जी स्टेट कैन नॉट बी यूनिकली असाइन, क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल होते हैं तो हम इनकी एनर्जी और पोजीशन को नहीं बता सकते। द वेव फंक्शन ओवरलैप, तो जैसे कि हमने बात की कि जो इनके वेव फंक्शन होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। इससे हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा पार्टिकल्स का कौन सा वेव फंक्शन जो है ना वो जा रहा है। लेकिन डिस्टिंग्विशन में क्या था कि उनके जो वेव फंक्शन थे वो हम ईजिली ओवरलैप नहीं करते, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये हमारे पास पार्टिकल ए का वेव फंक्शन है, पार्टिकल बी का वेव फंक्शन है। लेकिन क्या है कि इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या आता है, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं।
making them impossible to track individually. They follow the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle क्या आता है कि वो बताता है कि हमारे पास जो है ना वो किसी भी पार्टिकल की हम पोजीशन और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होती है पोजीशन और डेल्टा एक्स यानी मोमेंटम डेल्टा पी को हम क्या करते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है h/2 मतलब हम इनकी पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता सकते एट अ सेम टाइम पे हम इनकी पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता सकते। तो हमारे पास जो ये होते हैं इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं ये क्वांटम बिहेवियर को भी शो करते हैं। एग्जांपल है एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। तो हमारे पास गैस में जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स है तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा एटम को है और किस मॉलिक्यूल का ये वाला एटम है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अब ये हीलियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, हम नहीं बता सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा और ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या होता है ओवरलैप हो रहते थे। आइडेंटिकल कॉइन्स और मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या कि हम इनमें से नहीं बता सकते कौन सा जो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है और कौन सा इसमें अगर कॉइन्स की बात करें तो हम ये भी इस बताना हमारे लिए मुश्किल होता है। अच्छा, अब है कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ना इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। इन पार्टिकल्स को हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमारे पास होते हैं बोज यानी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और जो हमारा फर्मियोन्स यानी फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। इंडिस्टिंक्ट पार्टिकल के हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उनका बिहेवियर क्वांटम होता है, क्लासिकल नहीं होता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर उनकी एनर्जी डिस्क्रीट और नॉन डीजनरेट हों तो उनका क्वांटम इफेक्ट बहुत क्लियर होता है। तो इसे कि हम इनके जो है वो ओवर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्टेट अवॉइडेड होती है। पार्टिकल शेयर स्टेट्स इन अ क्वांटम वे में वो क्या करते हैं अपनी स्टेट्स को शेयर करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल सिस्टम, क्योंकि जैसे हम अब इधर क्या आते हैं कि क्लासिकल में तो हम हर पार्टिकल को देख लेते हैं लेकिन इधर हमने ओवरऑल इसका बिहेवियर बताना होता है। तो इस वजह से क्या है कि हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है डिफरेंट हो रही होती हैं। और हमने बात की कि हमारे पास जो होते हैं बोसोन्स होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का क्या मतलब कि सेम स्पिन वाले जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं और ये बोसोन जो है ना वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को पोलिक्सलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। और जो फर्मी डायरेक्ट है वो क्या फर्मियोन्स होते हैं उनमें ये एंटी सिमेट्रिक होते हैं, मतलब इनकी जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट होती है और सेम स्टेट वाले स्पिन वाले पार्टिकल एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। तो ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं। इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा था कि आप डिफ्रेंशिएट करें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा आपको मैं पूछती हूँ कि अगर आपके पास एक गिलास पानी का है और अगर मैं उसमें एक और गिलास पानी डाल देती हूँ तो क्या चेंज होगा कुछ? ऑफ कोर्स उसका क्या होगा कि उसकी हमारे पास अमाउंट चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेक करूं तो वो क्या होगा उसका सेम ही रहेगा, चाहे एक गिलास पानी का हो या 2 हो। यहाँ से जो हमें 2 चीज़ें समझने को मिलती हैं वो ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज साइज़ पे डिपेंड करती हैं, इन्हीं हम क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो साइज़ से इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम दैट डिपेंड ऑन द साइज और अमाउंट ऑफ द मैटर। जैसे ही मैंने डिपेंड किया इसने, मैंने पानी का एक और ग्लास जो है वो उसमें डाल दिया तो वो क्या होगा उसका साइज़ भी बढ़ गया और उसकी क्या अमाउंट अमाउंट बढ़ गई, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसका मास बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना वो ग्रो इन साइज और मोर मटेरियल इज एडेड। द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज द प्रोपोर्शनैलिटी।
अच्छा, अब ये क्या होता है कि जैसे एक पानी के गिलास में एक और ऐड किया तो इससे क्या होगा कि उसने अपने अंदर ऐड कर लिया, तो ये एडिटिव भी होती हैं। मतलब कि सिस्टम जो है ना वो कंबाइंड हो जाता है। हम एडिटिव क्या करते हैं, हम उसमें ऐड कर देते हैं। देयर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सिंपली ऐड अप हो जाती हैं। एक्सचेंजिंग या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो सिस्टम के साइज या अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, यानी जितना ज़्यादा मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी होगी। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी, इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, ना अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं और ना ही हमारे पास साइज़ पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर हम सिस्टम ग्रो और मोर मटेरियल इज एडेड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रिमेन द सेम, तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम रहेगी। जैसे कि अगर मैं पानी का ग्लास मैंने और डाल लिया तो उसके जो टेम्परेचर था वो हमारे पास क्या रहा, सेम ही रहा, एक ग्लास का हो या दो का। तो ये क्या होता है, ये एडिटिव नहीं होती। कंबाइनिंग टू सिस्टम डू नॉट चेंज, तो इससे क्या कि सिस्टम को कंबाइन करने से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होती। हम इसके नेक्स्ट और इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसमें के सम कॉमन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी मास है, वॉल्यूम है, टोटल एनर्जी है, लेंथ है। क्या कि मास में क्या था कि टोटल मास इंक्रीज हो जाता है अगर हम और मटेरियल ऐड करते हैं। टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है कि विद और सब्सटेंस अगर हम ऐड कर दें। टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जो इसकी टोटल लेंथ है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। जनरल बात करें कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एन, वी और क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या होती हैं, एक्सट्रिंसिक होती हैं। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो उसमें क्या आता है कि हमारे पास जो वो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर वो डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी चीज़ है। अगर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो भले एक गिलास पानी हो या आप एक बाल्टी पानी की ले लें तो वो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहेगा। प्रेशर की बात कर लें तो सेम वेदर द सिस्टम इज स्मॉलर, तो प्रेशर जो है वो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हमने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उस पर मैंने सेम प्रेशर लगाऊंगी तो वो जो पिस्टन जो है ना, पिस्टन के साथ तो वो नीचे उसका जो लिड है वो नीचे मूव करेगी। चाहे उसमें आपके 10 मोल्स जो है वो हो गैस के या आपके 100 मोल्स हो तो वो सेम प्रेशर को बियर करेंगे। डेंसिटी की बात कर लें वो भी हमारे पास सेम इसी तरह है कि वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो भी हर मटेरियल्स के फिक्स्ड होते हैं। यही नहीं है कि अगर वो मटेरियल थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे हमने पानी की बात की कि पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या आता है, बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाता है। इन जनरल अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये हमारे पास कहते हैं करेक्टराइज द नेचर ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है, ये करेक्टराइज करती है नेचर ऑफ द मटेरियल को खुद, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी इज इंट्रिंसिक। तो ये हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं इसकी एक की करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ सिस्टम की। और उसके बाद एडिटिव हमने देख लिया कि कैसे दो सिस्टम कंबाइंड होते हैं एड अप करने के, और ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर के। एडिटिव प्रॉपर्टी तो मतलब टोटल निकालना, तो हम क्या होता है सिस्टम जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम होते हैं वो एडअप हो जाते हैं। अब हम बात करें कि हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ की क्या करेक्टरिस्टिक हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होती हैं साइज और शेप पे, और उसके नॉन एडिटिव होती हैं, डिपेंड सिर्फ करती हैं नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। और अगर हम इनको मैथमेटिक्स देते तो इफ़ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर कंबाइंड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाइज कि y1 की अपनी प्रॉपर्टी है और y2 की अपनी प्रॉपर्टी है, इन दोनों की इक्वल होंगी, सेम। मतलब कि अगर जितना टेम्परेचर जो है ना वो y1 बॉयल होने में लेगा उतना ही टेम्परेचर जो है ना वो y2 जो है वो बॉयल होने में लेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।